परफेक्ट क्राइम यानी ऐसी घटना जिसमें मुजरिम कभी पकड़ा ही ना जाए और कानून की पकड़ से बचकर निकल जाए। यह घटना अगर एविएशन इंडस्ट्री में घटे तो मुजरिम का बचना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एविएशन हिस्ट्री की एक ऐसी घटना के बारे में जिसमें हाईजैकर नजर तो आया, उसने प्लेन को हाईजैक करने के बाद अपनी सारी मांगे भी मनवा ली। इसके बाद जांच एजेंसियों ने उस पर हाईजैकर की खोज शुरू की। मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून की पकड़ से नहीं बच पाता और एक न एक दिन पकड़ में जरूर आ जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज नहीं होती। ऐसी ही एक सच्ची घटना पर बेस्ड हमारे आज की वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। आज के इस घटना की शुरुआत होती है बुधवार 24 नवंबर साल 1971 से। अमेरिका के एक स्टेट ओरेगोन का सबसे बड़े शहर पोर्टलैंड में एक हवाई जहाज पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने जा रहा है। इस एयरपोर्ट में दूसरे यात्रियों की तरह एक 40 से 45 साल का व्यक्ति हाथ में काले रंग का ब्रीफकेस लिए सवार होता है, जिसकी हाइट लगभग 6 फुट थी। सफेद शर्ट के ऊपर एक कोट, काली टाई, काला पैंट, गहरे भूरी रंग का जूता पहने हुए उस व्यक्ति ने ऊपर से एक रेन कोट भी पहना हुआ था। 25 नवंबर को अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है, जिसमें लोग अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से मिलकर उन्हें गिफ्ट देते हैं। इसलिए 24 नवंबर के इस दोपहर एयरपोर्ट पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। एयरपोर्ट पर वो नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट काउंटर पर पहुंचता है और वहां से पोर्टलैंड से सिएटल के लिए एक टिकट बुक करता है, जिसके लिए वो $20 कैश में देता है और अपना नाम डैन कूपर बताता है। उसे फ्लाइट नंबर 305 बोइंग 727 का टिकट मिलता है। ये एक वन वे टिकट था, जिसे लेकर वो फ्लाइट नंबर 305 की तरफ बढ़ता है। उस वक्त यात्रियों की ज्यादा चेकिंग नहीं होती थी, केवल उनके पास टिकट का होना ही जरूरी समझा जाता था। वो फ्लाइट नंबर 305 के भीतर पहुंचकर सबसे पिछली और बीच की सीट 18C में बैठ जाता है। अपना बैग वो दूसरी सीट पर रख देता है। उसके बगल वाली एक सीट खाली रहती है। इसके बाद अपने चेहरे पर चश्मा लगाता है, सिगरेट जलाता है और बर्बन सोडा का एक ड्रिंक ऑर्डर करता है। इस विमान में डैन के अलावा 35 और यात्री थे। इसके साथ ही 3 फ्लाइट अटेंडेंट, एक पायलट और एक को पायलट मौजूद था। इसके साथ ही प्लेन में एक फ्लाइट इंजीनियर भी मौजूद था। कुल 42 लोग इस फ्लाइट में मौजूद थे। इस हवाई जहाज की बाकी की सीटें खाली थी। पोर्टलैंड एयरपोर्ट से 2:50 पर टेक ऑफ करने के बाद आधे घंटे में इसे एयरटेल के टकोमा एयरपोर्ट पर लैंड करना था। लेकिन टेक ऑफ के कुछ देर बाद जब हवाई जहाज हवा में उड़ने लगता है, तब कूपर अपनी जेब से एक पर्ची निकालकर बगल से गुजर रही फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर को देता है। वो पर्ची लेकर अपने जेब में रख लेती है। ये देखकर कूपर उसे अपने पास बुलाता है और उसके कान में कहता है कि आपने पर्ची जेब में रख ली, पर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक बम रखा हुआ है। उसकी बात सुनकर फ्लोरेंस घबरा जाती है, अपनी जेब से पर्ची निकालकर पढ़ती है, फिर अपनी साथी फ्लाइट अटेंडेंट टीना मैकलो को बुलाती है। कूपर की बात सुनकर टीना उससे कहती है कि कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं। तब कूपर उसे अपना सूटकेस खोलकर दिखाता है, जिसमें 4 जिलेटिन के छड़ों के 2 बंडल नजर आते हैं, जो कि एक बैटरी से जुड़े हुए थे और ब्रीफकेस में कई सारी वायरिंग मौजूद थी। उसके बाद कूपर टीना से बोलता है कि आप अपने कैप्टन तक हमारी डिमांड पहुंचा दीजिए। कूपर कैप्टन से जो डिमांड करता है उसमें वो शाम 5 बजे तक 2 लाख मांगता है, जो कि $20 के नोट में होने चाहिए। उसे 2 प्राइमरी और 2 बैक रिजर्व पैराशूट, यानी कुल 4 पैराशूट उसे चाहिए। विमान जब रनवे पर लैंड करे तो एक फ्यूल टैंकर वहां पहले से खड़ा होना चाहिए, जो कि विमान में फ्यूल भर सके, और अगर किसी ने चालाकी दिखाई तो वो इससे प्लेन को उड़ा देगा। उसकी डिमांड लेकर जहां फ्लोरेंस कैप्टन के पास जाती है, वहीं टीना उसके बगल में बैठी हुई इंटरकॉम के जरिए कूपर की बातें कैप्टन तक पहुंचाती है। कैप्टन ये सारी बातें सिएटल एयरपोर्ट के ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचा देते हैं। इस इंफॉर्मेशन के सामने आने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जरिए ये तमाम जानकारी लोकल पुलिस और अमेरिका के फेडरल इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि FBI तक भी पहुंच जाती है। प्लेन की हाईजैक होने की खबर को सुनने के बाद हर जगह हड़कंप मच जाता है। FBI, पुलिस, एयरपोर्ट सिक्योरिटी सभी अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। इधर कूपर टीना को बोलता है कि जब तक उसकी डिमांड पूरी नहीं होती, वो नहीं चाहता है कि प्लेन को लैंड कराया जाए। टीना इंटरकॉम के जरिए इस बात को कैप्टन तक पहुंचाती है और कैप्टन इसे ATC तक पहुंचाते हैं। फिर डिसीजन लिया जाता है कि हाईजैकर की सभी मांग मान ली जाए। वो जहां भी प्लेन को लैंड कराएगा वहीं उसे पकड़ लिया जाएगा। तब तक प्लेन को कुछ घंटे हवा में ही एयरपोर्ट के चारों तरफ उड़ाया जाए। लोगों को ये मैसेज कन्वे किया जाता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा किया जा रहा है। इस बीच कूपर अपने बगल में टीना को बैठे हुए सिगरेट फूंक रहा था और टीना उसकी सिगरेट जला रही थी, क्योंकि कूपर के दूसरे हाथ में बम का डेटोनेटर था। बातों बातों में उसने टीना को बताया कि वो केवल बदला लेना चाहता था। इस एयरलाइंस में बैठना केवल इत्तेफाक था।
इधर FBI बैंक से $20 के 2 लाख के नोट इकट्ठा करती है। एक फ्यूल टैंकर की व्यवस्था की जाती है और डिमांड पूरी होने पर ATC के जरिए कैप्टन तक मैसेज कन्वे किया जाता है। वो मैसेज कूपर तक पहुंचता है और कूपर फ्लाइट को एयरपोर्ट के एक ऐसे रनवे पर लैंड कराता है जो बिल्कुल अलग थलग हो। एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड होता है, उसके पिछले दरवाजे से टीना बाहर आती है। एयरपोर्ट की मैनेजर से $20 के 2 लाख नोटों के गड्ढे की बोरी लेती है और 4 पैराशूट लेकर अंदर चली जाती है। साथ ही एक फ्यूल टैंकर प्लेन में फ्यूल भी भर देता है। तमाम डिमांड पूरी होने के बाद डैन कूपर सभी यात्रियों को वापस जाने देता है। इसके बाद 2 फ्लाइट अटेंडेंट को भी वो वापस जाने देता है। प्लेन में उसके अलावा टीना मैक्लो, पायलट विलियम स्कॉट को, पायलट विल रेटेजेट, फ्लाइट इंजीनियर हेराल्ड एंडरसन, यानी कुल 5 लोग ही मौजूद थे। इसके बाद प्लेन के दोबारा उड़ने से पहले कूपर अपने कुछ शर्तें और रखता है जिसे मान लिया जाता है। इन शर्तों में वो कहता है कि प्लेन को मैक्सिको ले जाया जाए, लेकिन अथॉरिटी कहती है कि प्लेन को सीधा मैक्सिको नहीं ले जाया जा सकता। इसे या तो फिनिक्स एरिजोना या फिर रेनो नेवाडा में रिफ्यूल करना पड़ेगा। कूपर रेनो नेवाडा को रिफ्यूल के लिए चुनता है। दूसरा, प्लेन की पिछली पीढ़ी को खुला रखा जाए। तब उसको कहा जाता है कि प्लेन की सीढ़ी को खुला रखना संभव नहीं है क्योंकि इसके साथ प्लेन टेक ऑफ नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो चाहे तो इस सीढ़ी को हवा में खोल सकता है। इसके लिए कूपर मान जाता है। इसके बाद वो कहता है कि प्लेन की स्पीड 200 माइल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, प्लेन का लैंडिंग गियर खुला रहना चाहिए और प्लेन के विंग्स के फ्लैप को 15 डिग्री तक झुके हुए होना चाहिए। इसके बाद शाम 7:36 पर यह प्लेन एक बार फिर सिएटल से रेनो नेवाडा के लिए टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ के 5 मिनट बाद जब प्लेन हवा में रहता है तो अपने बगल में बैठी टीना को कूपर कॉकपिट में जाने के लिए कहता है और साथ ही ये भी कहता है कि अब उसे कोई डिस्टर्ब न करे। टीना उसे प्लेन के पिछले हिस्से में अकेला छोड़कर कॉकपिट में जाती है। दरवाजा बंद करने से पहले एक बार उसे पलट कर देखती है। ये तो वो प्लेन के बीचों बीच खड़े होकर अपनी कमर से कुछ बांध रहा था। प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद अथॉरिटी शांत नहीं बैठी, बल्कि US एयरफोर्स के 2 विमान में इस प्लेन के साथ उड़ रहे थे। एक प्लेन के ठीक ऊपर था और दूसरे ठीक इसके नीचे। ये प्लेन अपने डिसाइडेड रूट पर 200 माइल की स्पीड से 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। रात 8 बजे के आसपास प्लेन की लाइट के जरिए ये इंडिकेशन मिलता है कि प्लेन की पिछली सीढ़ी को खोला गया है और प्लेन में बाहर से हवा भी आ रही थी। प्लेन के कैप्टन ने इंटरकॉम के जरिए कूपर से संपर्क करने की कोशिश की, मगर वहां से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद लगभग प्लेन में सभी को एक तेज झटका महसूस होता है, साथ ही एक तेज एयर प्रेशर भी फील होता है। थोड़ी देर के लिए सभी के कान कुछ भी सुनना बंद कर देते हैं। इसके लगभग 2 घंटे बाद रात 10:15 पर रेनो नेवाडा के ताहोती एयरपोर्ट पर बोइंग 727 सुरक्षित रूप से लैंड करता है। एयरपोर्ट पर लैंड करते ही पुलिस और FBI के एजेंट प्लेन को घेर लेते हैं। ये लोग जब अंदर एंटर करते हैं तो इन्हें कूपर नहीं मिलता, बल्कि कूपर की सीट पर इन्हें 2 पैराशूट मिलते हैं। एक खुला हुआ रहता है और दूसरा रिजर्व पैराशूट रहता है। इसके अलावा सिगरेट के 8 जले हुए बट उन्हें मिलते हैं और साथ ही एक टाई मिलती है जिसके ऊपर टाइप लिप लगी होती है। इसके अलावा उन्हें कूपर का कोई अता पता नहीं मिलता। किसी भी क्रू मेंबर ने कूपर को प्लेन से कूदते हुए नहीं देखा और न ही प्लेन के ऊपर और नीचे उड़ रहे फाइटर प्लेन के पायलट ने कूपर को प्लेन से बाहर जंप मारते देखा। लेकिन लगभग 8:13 पर प्लेन में झटका लगने की बात जब सामने आई तो यह अंदाजा लगाया गया कि शायद कूपर प्लेन से जंप मार गया है। जिस जगह पर यह घटना घटी वो लुइस नदी के ऊपर के एरिया की है। इसके बाद डैन कूपर का स्केच तैयार किया गया और FBI की हिस्ट्री में किसी आदमी को ढूंढने का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ। इस ऑपरेशन को नार्थ जैक नाम दिया गया। जिस जगह पर कूपर के कूदने का शक था उस जगह को खोजने वालों की अलग अलग टीमों ने खंगाल डाला, मगर ना तो पैसों का पता चला, ना कूपर की लाश मिली और ना ही पैराशूट का पता चला। एक समाचार पत्र ने डैन कूपर की जगह उसका नाम DB कूपर छाप दिया और तब से नाम DB कूपर के नाम से जाना जाने लगा। जिस सीरीज के नोट कूपर को दिए गए उसके नंबर पहले ही नोट कर लिए गए थे ताकि जैसे ही मार्केट में कहीं पर भी ये नोट प्रचलन में आए तो तत्काल उन्हें पकड़ा जा सके। प्लेन हाईजैक करने वाले इस व्यक्ति ने जिस नाम से टिकट लिया था, जब FBI ने उस डैन कूपर के नाम के व्यक्ति को लेकर सर्च किया तो इस नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। FBI ने $20 के उन तमाम नोटों के सीरियल नंबर पब्लिक कर दिए ताकि पब्लिक की मदद से मिल सके, मगर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। FBI ने 2/3 थ्योरी और दी, जिसमें से पहली ये कि बिना किसी सिक्योरिटी प्रिकॉशन के प्लेन से उतनी ऊंचाई से कूदकर हो सकता है कि कूपर किसी पेड़ से टकराया हो और उसकी मौत हो गई हो। दूसरा ये कि वो सीधा लुइस नदी में गिरा हो जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई हो, लेकिन उसकी मौत की थ्योरी इसलिए लोगों की गली नहीं उतरी क्योंकि उसकी लाश नहीं मिली। इस घटना के लगभग 9 साल बाद यानी कि 10 फरवरी साल 1980 में कोलंबिया के टीना बार बीच पर एक 10 साल का लड़का ब्रायन इंग्रम अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने गया। समुद्र के किनारे आग जलाने के लिए उसने रेत में गड्ढा करना शुरू किया, लेकिन उसे फील हुआ कि गड्ढे में कुछ मौजूद है।
जब उसने वहां खोदा और गड्ढे से उस चीज को निकाला तो वो 20-20 डॉलर के नोटों के 3 बंडल थे, जो कुल मिलाकर $5800 थे। इनके जब सीरियल नंबर का मिलान किया गया, ये सीरियल नंबर वही निकले जो डैन कूपर को दिए गए थे। इसके बाद इस बीच पर कई बार खुदाई की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, ना ही दोबारा कोई नोट मिले। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद भी इस गुत्थी को सुलझाया नहीं जा सका। जिस जगह पर ये नोट प्राप्त हुए थे वो जगह डैन कूपर के कूदने वाली जगह से 27 किलोमीटर दूर थी। अब सवाल उठता है कि आखिर ये पैसे आए कहां से। ये थ्योरी ये दी गई कि हो सकता है कि कूपर के नोट की ये गड्डियां नदी में गिर गई होंगी, जो बहते बहते कोलंबिया नदी में आई और कोलंबिया नदी से टीना पार तक बीच पहुंच गई। लेकिन और कोलंबिया नदी का बहाव इस बात को गलत साबित करता है। तीनों नोट की गड्डियां ये प्लेन से ही गिरकर एक साथ एक ही जगह पर आकर रेत में दब जाए, ये भी संभव नहीं लगता। ये तब भी हो सकता है जब कूपर जिंदा बचा हो और उसने ये पैसे यहाँ दबाए हो, या फिर ये पैसे किसी और के हाथ लगे हो और उसने ये पैसे यहाँ छुपा दिए हो। इन तमाम तर्कों और थ्योरी से अलग अमेरिका में कुछ लोगों का ऐसा ग्रुप भी सामने आया जिसने कूपर की सक्सेस को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। इन लोगों का मानना है कि ये एक परफेक्ट क्राइम है जिसे FBI जैसी एजेंसी भी सॉल्व नहीं कर पाए। जिस जगह कूपर कूदा था वो जगह एरियल वॉशिंगटन कहलाती है। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जहाँ हर साल कुछ लोग थैंक्सगिविंग डे कूपर की विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। उनका मानना है कि कूपर ने FBI जैसी एजेंसी को चकमा दे दिया। कारण चाहे कोई भी हो, मगर प्लेन हाईजैकिंग का ये केस फाइनली आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।